गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पेपर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के नेक्स्ट टॉपिक को ले रहे हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हमने पिछली बार पूरा डिटेल में देखा। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड, दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, उनमें बहुत सारी समानताएं यानी दोनों में बहुत एक सी स्थितियां भी हैं और भिन्नताएं भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या हैं। हालांकि अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी इसलिए नहीं है कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़, चाहे वो डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं या बिल्कुल बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, ऑल द नेशंस आर एंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी विकसित देश भी ऐसा नहीं है जो कि विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा अपने विकास कार्यों को पूरा नहीं कर रहा। देखिए, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग यानी अर्धविकसित और विकासशील राष्ट्रों के लिए जहां विकास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए या अपने डेवलपमेंट प्रोसीजर के लिए उन्हें विदेशी सहायता पर यानी फॉरेन असिस्टेंस पर, फॉरेन टेक्नोलॉजी पर, कैपिटल पर, लेबर आदि सभी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उसके लिए विदेशी व्यापार एक बहुत बड़ी नीड है। दूसरी ओर विकसित राष्ट्रों का जहाँ तक सवाल है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का जहाँ तक क्वेश्चन है, उनके लिए विदेशी व्यापार उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने विकास की जो स्टेज जो उन्होंने अचीव की है उस स्टेज पर बने रहने के लिए उन्हें अपने आयात और निर्यात को बनाए रखना होता है। उनकी राष्ट्रीय आय, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनकी डेवलपमेंट रेट, ग्रोथ रेट, उनकी इंडस्ट्रीज़, उनका एग्रीकल्चर, सभी जगह पर कहीं ना कहीं वो आयात और निर्यात के द्वारा डेवलप करते हैं। तो इस तरह से सभी प्रकार के देशों के लिए हम विकास की स्थिति से या डेवलपमेंट स्टेज से उसको हम यदि रिलेट करते हैं तो ये बहुत क्लियर सी बात है कि सभी देशों के लिए, सभी प्रकार की इकोनॉमीज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना कोई भी कंट्री अपने डेवलपमेंट को नहीं कर सकता। अब इन्हीं बातों को हम कुछ पॉइंट्स में देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट मेन हेडिंग है एडवांटेजेस ऑन इकोनॉमिक बेसिस, आर्थिक आधार पर लाभ। मैं बहुत धीरे धीरे इनका ट्रांसलेशन भी कर रही हूँ ताकि आप हिंदी में इनको प्रॉपरली लिख भी सकें। आर्थिक आधार पर लाभ का मतलब यह है कि आर्थिक स्थितियों को देखते हुए इकोनॉमिक बेसिस पर या अर्थव्यवस्था के आधार पर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता या उसके प्रति जो लाभ हैं वो किस तरह से आंके जा सकते हैं। उसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन। देखिए, ये हमने पिछली बार पढ़ा ही था कि हर देश के प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें मिनरल्स, मेटल्स, अच्छी फर्टाइल लैंड इत्यादि आते हैं, उन सभी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्भर करता है। जिस देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्वेयर अधिक है वो उसी पर अपना इंटरनेशनल ट्रेड बेस करता है। जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, गल्फ कंट्रीज़, खाड़ी के देशों में जो खनिज तेल है, क्रूड ऑयल है, उसके बड़े बड़े रिजर्वेयर हैं। पूरी विश्व को वो सप्लाई करता है और उसी बेसिस पर वो अपनी इकनॉमी को चलाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि उसके पास केवल एक खनिज संसाधन है,
खनिज तेल है जिसका वह निर्यात करता है, और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो अन्य साधन चाहिए उन सभी साधनों का वह आयात करके अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करता है। तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ा लाभ है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह नहीं करता तो वह इकोनॉमी को केवल क्रूड ऑयल के बेसिस पर रन नहीं कर सकता था, क्योंकि इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उसे विदेशी व्यापार पर डिपेंड करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट हम लें, फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी तीव्र आर्थिक विकास। देखिए, आर्थिक विकास क्या है? जिसमें हम अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की बात करें, ऑल थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इन तीनों क्षेत्रों का तीव्र विकास कब होता है? जब विकास के 4 साधन उस देश में अवेलेबल हों, जिसमें वित्तीय साधन, मानवीय साधन, भौतिक साधन और प्राकृतिक साधन। इन सभी साधनों का एक कॉम्बिनेशन ज़रूरी है और उस आधार पर आर्थिक विकास किया जाता है। तो इन साधनों की पूर्ति कब हो पाती है? जब हम विदेशी व्यापार के द्वारा जो सभी अनअवेलेबल यानी जिनकी उपलब्धता कम है उनको हम प्राप्त करते हैं और फिर उनके आधार पर विकास करते हैं। जैसे भारत का हम एग्जाम्पल लें, जब हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था 1950-51 में, तब हमारे पास पूंजी का बहुत अभाव था, क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ, कैपिटल रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी थी। हमने विदेशी तकनीक और विदेशी पूंजी का भारी मात्रा में आयात किया, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की योजना बनाई और अपने विकास की स्थिति को इम्प्रूव किया। तो यदि किसी देश को अपना आर्थिक विकास यानी तीनों क्षेत्रों का विकास करना है तो उसे सभी प्रकार के साधन पर्याप्त मात्रा में चाहिए, और जो नहीं है उनको वह विदेशी व्यापार के द्वारा आयात करता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, संतुलित औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास का संतुलन का मतलब यह है कि उस देश में सभी प्रकार के उद्योगों का विकास होना ज़रूरी है। जहां बड़े और आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज़, जिनमें हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योगों को लेते हैं, मशीन उद्योग आदि को लेते हैं, उसी तरह उन्हीं के साथ हमें मध्यम आकार के और लघु उद्योगों का भी विकास करना होता है। और उन सभी के विकास के लिए फिर वही चारों साधन पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ उद्योगों के विकास के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीक नहीं हो, श्रम नहीं हो, पूंजी नहीं हो या अन्य साधन नहीं हो, तो उन साधनों का आयात करके हम अपने औद्योगिक विकास को तीव्र गति से आगे ले जा पाते हैं। तो ये किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है कि वहाँ पर सभी प्रकार के उद्योगों का एक संतुलित विकास, संतुलित मतलब सभी प्रकार के उद्योग सभी प्रकार के उत्पादन के लिए उपलब्ध होने चाहिए, विकसित होने चाहिए, और उसके लिए आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब यह है बड़े पैमाने की बचतें। जैसा कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं कि यदि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उससे बहुत सी आंतरिक बचतें होती हैं और उसका सीधा प्रभाव कॉस्ट पर पड़ता है, लाभों पर पड़ता है, और उस इंडस्ट्री को या उस देश को उस पैमाने का या उस स्केल का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी मात्रा में आयात निर्यात किए जाते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जिस वस्तु का भी हम निर्यात कर रहे हैं या निर्यात के लिए जो वस्तु उत्पादित की जाती है, उस कमोडिटी के प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर पूरा किया जाता है, और उससे उस उद्योग को ही फ़ायदा नहीं होता बड़े पैमाने का, बल्कि पूरे देश की विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है
और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मात्रा के आधार पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम ले राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर्स। आज आप बाजार में जाते हैं, आपको बाजार में मार्केट में सभी प्रकार की वस्तुएं, ग्लोबल लेवल की सभी कमोडिटीज़ एक ही शॉप पर अवेलेबल होती हैं। ये क्या है? ये विदेशी व्यापार का प्रभाव है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि जब विदेशी व्यापार के द्वारा अन्य देशों की प्रोड्यूस्ड मटेरियल या गुड्स भी, कमोडिटीज़ भी आपके मार्केट में अवेलेबल होती हैं और कंज्यूमर अपने अच्छे स्टैंडर्ड को यानी अच्छे जीवन स्तर को मेंटेन करने में सफल हो पाता है। हर देश के नागरिक को यह लगता है कि वह एक श्रेष्ठ वस्तु का उपभोग करे, उसको कंजम्पशन के लिए अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हों। यदि किसी कंट्री में वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं तो वह विदेशी राष्ट्रों से इंपोर्ट करके उन कमोडिटीज़ को मार्केट में सप्लाई किया जाता है और उपभोग के लिए काम में लिया जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निक्स, आधुनिक तकनीकों का उपयोग। देखिए, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है। जहाँ आज विश्व पूरी आधुनिक तकनीकों पर चल रहा है, आज हम ऑनलाइन आपको टीचिंग कर रहे हैं, आपके लिए आपका अध्यापन करवा रहे हैं। ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस है जिसका कि हमने पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ किया जा सकेगा। लेकिन जैसे जैसे किसी कंट्री का इंटरेक्शन विदेशी व्यापार के द्वारा विदेशी तकनीकों के साथ होता है तो उन तकनीकों का यूज़ उस राष्ट्र के आंतरिक आर्थिक विकास में किया जाता है और उसका लाभ उस देश को मिलता है। और यही लाभ आज आप इस रूप में भी देख रहे हैं। आज आप किसी भी मैटर को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी विदेशी लाइब्रेरी के किसी पर्टिकुलर बुक को आप देखना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से एक्सेस करते हैं। तो ये जो आधुनिक तकनीकें हैं न केवल हमारे अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी हो गई, बल्कि हम देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इवन अब तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी डिजिटल एग्रीकल्चर की बात की जाने लगी है। तो ये जो आधुनिक तकनीकें हैं जिनसे हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और कॉस्ट पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। इम्पैक्ट इन सेंस कि बहुत कम लागतें होने लगी या लागतों पर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है। हम अपनी प्रोसीजर को बहुत ही सरलता से पूरा कर पा रहे हैं। ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही इफ़ेक्ट है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत आगे इन तकनीकों का विकास कर रहे हैं और हमारे जैसे भारत जैसे विकासशील राष्ट्र उन तकनीकों को अपनी तरह से भी विकसित कर रहे हैं और उनका यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही एक बड़ा प्रभाव माना जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार अवसरों में वृद्धि। अब रोजगार अवसर क्या होते हैं? मार्केट का एक मैकेनिज़्म है। उस मैकेनिज़्म में क्या होता है, वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उनकी आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है मार्केट में, डिमांड के बेसिस पर उन वस्तुओं की उपभोक्ता तक पहुंच होती है। तो इस मांग और पूर्ति का सीधा सा संबंध रोजगार से है। यदि वस्तुओं की मांग मार्केट में बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर बढ़ते हैं, लोगों की आय में वृद्धि होती है, बचत और विनियोग में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण बढ़ता है। कुल मिलाकर पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल बहुत अच्छी गति से कार्य करता है। तो रोजगार अवसर तभी बढ़ते हैं जब विदेशी व्यापार के द्वारा बड़े बड़े निर्यात ऑर्डर्स यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आदेश प्राप्त होते हैं और उनकी पूर्ति के लिए उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है तो वहाँ पर रोजगार अवसर आवश्यक रूप से बढ़ते हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पर भी, समाज पर। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू।
सरकार की आय में वृद्धि। सरकार की आय में वृद्धि किस रूप में होती है कि जब विदेशी व्यापार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो सीमाओं के या दो देशों की सीमाओं पर किए जाते हैं, तो प्रत्येक देश अपनी सीमा पर कुछ टैरिफ, प्रशुल्क इत्यादि लगाता है। इन शुल्कों के आधार पर भी सरकार की रेवेन्यू इंक्रीज होती है। जो देश जितना अधिक व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, उसको टैरिफ के माध्यम से उतनी ही सरकार को आय भी प्राप्त होती है। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन रेट। अभी हम बात कर रहे थे रोजगार अवसरों की। अब इफेक्ट हम देखते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन पर पूंजी निर्माण दर में वृद्धि। पूंजी निर्माण दर में वृद्धि कैसे होगी? यदि अधिक से अधिक निर्यात किए जाएंगे तो उत्पादन अधिक किया जाएगा, रोजगार अधिक मिलेगा, उद्योग अधिक विकसित होंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी और बचत भी बढ़ेगी, क्योंकि आय के दो हिस्से हम करते ही हैं, जो आप सभी जानते हैं कि आय को दो भागों में बांटा जाता है। कुछ हम भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, जिसको हम बचत कहते हैं, सेविंग्स, और एक ऐसा होता है जो हमारी कंजम्पशन पर खर्च किया जाता है। उपभोग पर किया जाने वाला खर्च उस बाजार को गति प्रदान करता है, एक स्पीड देता है, उसमें एक अच्छी मतलब कहना चाहिए ग्रोथ होने लगती है। और उस ग्रोथ का परिणाम क्या निकलता है कि वे जो बचतें होती हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी आय का जो भाग बचाया जाता है, वो आर्थिक क्रियाओं में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद पूंजी का निर्माण बढ़ता है। यानी पूंजी से पूंजी बढ़ती है तो उस राष्ट्र के आंतरिक वित्तीय स्रोत उससे इम्प्रूव होते हैं। यानी उस राष्ट्र को विदेशी पूंजी पर कम निर्भर रहना पड़ता है और उस देश का ही आय बचत विनियोग का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छी स्पीड से करने लगता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। विदेशी मुद्रा कोषों में वृद्धि होने लगती है, कोषों में वृद्धि होने लगती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही प्रभाव है कि विदेशी मुद्रा कैसे अर्जित की जाती है। जब कोई राष्ट्र अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का निर्यात दूसरे देश को करता है तो बदले में उससे विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, और ये विदेशी विनिमय के द्वारा वह अपने आयातों का भुगतान करता है। यह एक सीधी सी इक्वेशन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जितना अधिक निर्यात किया जाएगा उतनी ही अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। भी भारत का हम एग्जाम्पल लें तो हमारे निर्यात आज की स्टेज में, जबकि कोविड-19 चल रहा है, हर तरफ क्राइसिस का माहौल है, कॉरपोरेट सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पूंजी की भारी कमी हो रही है, मांग की कमी हो रही है, इकोनॉमी एकदम डिक्लाइन कर रही है। इस कंडीशन में भी हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार अभी पर्याप्त मात्रा में है। पर्याप्त इन द सेंस कि अभी भी हम बड़ी मात्रा में आयात करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को यदि देखें तो वह मजबूत है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए विदेशी व्यापार में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट क्या रहता है कि वह विदेशी मुद्रा का अर्जन करें, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सीधा फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज़। विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता, जैसा कि ऊपर भी हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और स्पेशल बात की जाती है। जैसे विशेष प्रकार के रक्षा सामग्री के जो औजार हैं, इक्विपमेंट्स हैं, या प्रोडक्ट्स हैं या मटेरियल है, यदि अभी हमारा देश फ्रांस से इंपोर्ट कर रहा है तो वो इंपोर्ट करने की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही संभव हो पा रही है। फ्रांस और भारत में रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आयात निर्यात का एक सौदा हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि भारत कुछ विशिष्ट प्रकार के विमान, जो कि लड़ाकू विमान कहलाते हैं, जो कि युद्ध के क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं,
जो बहुत आधुनिक तकनीक के हैं उसका भारत फ्रांस से आयात कर रहा है। तो इस प्रकार के विमानों का उत्पादन यदि हमारे देश में नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पाए हैं, तो इस तरह से हम अपनी विशिष्ट प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं किसी वस्तु से संबंधित या मटेरियल से संबंधित, उसका इंपोर्ट करके हम उन्हें अपने देश में अवेलेबल करते हैं। तो इस अवेलेबिलिटी को हम विदेशी व्यापार के द्वारा ही करवा पाते हैं। जैसे हम 1950 की बात करें, जब सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया, तब हम इस तकनीक का अपने देश में किसी भी प्रकार का यूज़ करने की स्थिति में नहीं थे। धीरे धीरे हमने इनका आयात किया और आयात करने के बाद आज हमारा देश पूरी तरीके से इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की स्टेज में है। अब तो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, जिसमें हर वस्तु के उत्पादन के लिए भारत अपना पूरा प्रयास कर रहा है। जैसे अभी के पेपर्स में ही अभी आप देखें तो रक्षा मंत्रालय ने 101 वो कमोडिटीज़ सर्च कर ली जिनका उत्पादन हम अपने ही देश में अपनी ही तकनीकों के द्वारा करने में संभव होंगे। लेकिन ये बात आवश्यक रूप से यहाँ पर है, यदि हम कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में या सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल के रूप में इंपोर्ट करके हम उस वस्तु को बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फ़ायदा हम ले रहे हैं। ये स्थिति कुछ स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं पर लागू होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक्स। उत्पादन तकनीकों में सुधार। यदि कोई देश आधुनिक तकनीकों के द्वारा किसी वस्तु को कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता के आधार पर उत्पादित करता है, तो उस तकनीक का यूज़ करके दूसरा देश आयात करके उस तकनीक का अपने देश में भी उत्पादन विधियों, प्रविधियों, मेथड, सिस्टम, इसमें सुधार करता है। और उस सुधार का फ़ायदा न केवल इंटरनल मार्केट में होता है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स का एग्जाम्पल लें, भारत शुरू से ही इंजीनियरिंग गुड्स का इंपोर्ट करता रहा क्योंकि उसका उत्पादन हमारा देश नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज स्टेज क्या है, जैसे ही हमारी 5th प्लान कंप्लीट हुई, 5वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुई, उसके बाद हमने इंजीनियरिंग गुड्स का उत्पादन अपने देश में अपने आधार पर करना शुरू किया और आज वही कमोडिटीज़ हमारे निर्यात की एक बड़ी प्रमुख मद है। मद का मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो वस्तु है इंजीनियरिंग की, जितनी भी तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं जो हमारे निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करवा रही हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी उत्पादन की विधियां हैं, एक देश दूसरे देश को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उसके द्वारा हम उत्पादन अच्छे तरीके से अच्छे स्केल पर कर पाने में सफल हो पाते हैं। लास्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधन वही जो हमने 4 प्रकार की बात की थी। फाइनेंशियल रिसोर्स जिसमें पूंजी की बात की जाती है, मानवीय साधन जो कि ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, मानवीय पूंजी है, उसकी बात की जाती है। भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इस तरह से इसका एक रिज़ल्ट यही है कि जितने भी रिसोर्सेज उस देश में उपलब्ध हैं, चाहे वह भौतिक आधार पर उपलब्ध हैं, मानवीय आधार पर, वित्तीय आधार पर या प्राकृतिक आधार पर, उन सभी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कब किया जा सकता है, जबकि हम उनको यूज़ करने की विधियों को, तकनीकों को, सिस्टम को अपने देश में डेवलप करना शुरू करते हैं। और ये डेवलपमेंट करने के लिए हमें अन्य राष्ट्रों के आधार पर या उनके सहयोग के आधार पर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही हम इसको संभव बना पाते हैं। और ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी रिसोर्स को, किसी भी संसाधन का वेस्ट नहीं करें, बल्कि उससे से अधिक उत्पादन करने में अपने उद्योगों को, अपने आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को संभव बनाएं।